गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक स्वरूपों को हम लोग देख रहे थे और इसमें हमने भारत के प्रमुख 6 भौतिक जो स्वरूप है उनमें से 2 भौतिक स्वरूपों की हमने चर्चा की थी। भारत के प्रमुख जो 6 भौगोलिक आकृतियाँ या भौगोलिक घटक या भाग या विभाग जिसे हम कहते हैं वो 6 है। उसमें से हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला देखी थी। प्यारे बच्चों, उसमें आपको 2-3 बातें ध्यान में रखना। एकदम सिंपल, जहाँ से ये नीचे की बाउंड्री है वहाँ से शिवालिक श्रेणी को निकालना है और ये ऊपर में आपको ये आपकी हो गई हिमाद्री, उसके बाद में ये दूसरी और इसके बीच में एक तीसरी। मैंने ब्रश थोड़ा जाड़ा लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 बातें ध्यान में रखना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये 3 पर्वत जो है मुख्य, बाद में तो आप लोग जानते ही है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। इधर से जो है आपकी पटकाई बूम नागा पहाड़िया ये है। इसके बाद में यहाँ से आपका ये पूर्वीय घाट, ये पश्चिमी घाट, बाकी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद में उत्तरी मैदान को हमने देखा था। तो मुख्य रूप से ये राजस्थान का कुछ इलाका, ये यूपी का और ये पश्चिम बंगाल और ये असम का कुछ इलाका, ये पूरा जो प्रदेश है ये उत्तरी मैदान का है जिसमें हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये प्रमुख विभाग। और इसके अलावा लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस प्रमुख भू आकृतिक वितरण का हमारे देश को क्या लाभ हुआ है, कैसे ये सहायक हुई है। तो शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्यारे बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज के समान आकृति वाला स्थल है। मेज मतलब टेबल जैसे, उसका ऊपरी सिरा जो होता है सपाट होता है, उसी को हम लोग जनरली पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज के समान आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टल और आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आप लोगों को पता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार बहुत ही प्राचीन स्थल है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपरदन के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां इस पठार के मुख्य पाई जाती है। तो इस देखिए आपके इस मैप में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का है, ये येलो कलर का जो है ये आपका पूरा क्या है, पठार है। प्रायद्वीपीय पठार हम कहते हैं इसको, और भी आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इस पठार की मुख्य 2 भाग है, एक मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि मतलब कहाँ पर, यहाँ पर ये जो है ये इलाका जो है ये मध्य, और बाकी जो बचा जो है ये त्रिभुजाकार जो ये प्रदेश है ये दक्कन है। ऊपर का है मध्य उच्च भूमि जिसमें ऊंचा भूभाग भी है, पठार भी है और कुछ पहाड़ियाँ हैं जिसको आगे हम लोग देखेंगे। और जो निचले वाला जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी हिस्सा जो मैंने त्रिभुजाकार निकाला है दक्षिण में, ये वाला, ये मुख्यतः इसको दक्कन का पठार कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य उच्च भूमि की विशेषताएं। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः 3 पठार हमको दिखाई देते हैं ऊपरी सिरे में। नंबर 1 पश्चिम में मालवा का पठार, उसके पूर्व के तरफ जाएंगे हम लोग बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और लास्ट में आपका छोटा नागपुर का पठार। ये सारे उत्तरी जो मध्य जो उच्च भूमि कहते हैं हम लोग, वहाँ पर ये बसे हुए हैं।
तो इन सबको मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर प्रदेश में अरावली से घिरी हुई है। तो विंध्य पर्वत जो आप लोग जानते हैं, हम लोग देखेंगे बाद में। दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, और इसके बीच में आपका मालवा का पठार है, जिसे हम लोग उच्च भूमि कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन नदियां दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व से निकलती है, और यह पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मेनली जो है बुंदेलखंड का पठार वहाँ प्रसिद्ध है, और पूर्व विस्तार को छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, इस मैप में आप लोग देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुजाकार जो मैंने ये निकाला है, ये एक्चुअली अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मध्य उच्च भूमि पठार की ये है। इसमें पहाड़ियाँ भी है, और इसमें ये ऊपर का जो है ये मालवा का पठार है, और यहाँ पर आपका बुंदेलखंड का पठार है। इस साइड में बुंदेलखंड और इस साइड में बघेलखंड, और बाद में ये जो बचा आपका ये है छोटा नागपुर का पठार और ये मालवा का पठार। तो ऐसे ये स्थानीय नामों से उनको जाना जाता है। तो ये है मध्य उच्च भूमि। इधर देखिए, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में यह आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में सातपुड़ा पर्वत श्रेणी है और महादेव, और यहीं पर ये आपकी और दो पर्वत श्रेणी है, मैकेले पर्वत श्रेणी ये। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणी है, और नीचे फिर दक्कन का पठार है। अब हम देखेंगे दक्कन का पठार, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार पठार है, ट्रायंगल जैसा दिखता है। वो ऊपरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग मतलब उत्तरी भाग चौड़ा है, दक्षिणी भाग सकरा है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में। देखिए, नर्मदा नदी के ऊपर में आपको मैंने नर्मदा नदी बता देता हूँ। तो यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है, थोड़ा नीचे चाहिए ये, एक मिनट। ये नर्मदा नदी है, महाराष्ट्र में नहीं आती है। तो इस प्रकार से ये नर्मदा नदी है। तो इसके ऊपर का जो भाग है वो है मध्य उच्च भूमि, और नीचे का भाग दक्कन का पठार। तो इसका आधार चौड़ा है और सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, जबकि पूर्व में महादेव पहाड़ियाँ, कैमूर और मैकाल, मैंने जो दो पहाड़ियाँ निकाली थी, कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो मुख्य रूप से आपके छत्तीसगढ़ को पैरेलल है बाउंड्री पे, और जो मैकाल पहाड़ी है वो आपके यूपी, झारखंड और इसके और छत्तीसगढ़ के बाउंड्री पर है, कैमूर और मैकाल पहाड़ियाँ। ये पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, जिन्हें स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार, मतलब मेघालय में भी ये पठार का एक हिस्सा गया है, जो पहले छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा था, लेकिन वो टूट गया और वहाँ चला गया। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार, भ्रंश मतलब वहाँ पर खाई होना, मतलब उसमें दरार आना और फिर वो भूभाग अलग हो जाना। तो ये छोटा नागपुर से अलग हो गया है। मेघालय में पश्चिम की से पूर्व की ओर वहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। दक्षिण पठार के पूर्व एवं पश्चिम घाट स्थित है। तो आप लोग जानते हैं दोनों तरफ पूर्व घाट और पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिम घाट किसे कहते हैं और पूर्वी घाट किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट को समांतर स्थित है। देखिए, वेरी सिंपल, पश्चिम घाट पश्चिम तट को समांतर और पूर्वी घाट पूर्वी तट को समांतर है। मुख्यतः ये महाराष्ट्र और केरल तक विस्तार है इसका, पश्चिमी घाट का, महाराष्ट्र से लेकर, और दूसरा जो है पूर्वी घाट का वो लगभग महानदी या उड़ीसा से लेकर नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु तक। देखिए, पश्चिमी घाट सतत है, मतलब ये सलग है, इसे केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। लेकिन पूर्वी घाट ये अनियमित है, मतलब बीच बीच में ये खंडित है, टूटा हुआ है। बंगाल के खाड़ी में यहाँ से नदियाँ जाती है, आप लोग जानते हैं, एक महानदी, दूसरी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी,
ये नदियाँ जाती है बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है, इसीलिए उस भूमि को उन्होंने काटा है, पहाड़ियों को काटा है और इसीलिए वो खंडित है। यह पूर्वी घाट की अपेक्षा, मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम में सेवराय व जावड़ी पहाड़ियाँ भी है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, आप लोग जानते हैं। जो दक्षिण से आने वाले, अरब सागर से आने वाले जो मानसून पवन होते हैं वो बहुत ही बाष्पयुक्त होते हैं, और जब वो पश्चिमी घाट को टकराते हैं तब वो भारी मात्रा में वहाँ पर वर्षा देते हैं, और इसीलिए वहाँ पर जो है वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, जिसे हम लोग कोंकण एरिया कहते हैं। और पूर्वी घाट में तुलना में कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पवन सीधे जाते हैं। यहाँ सामान्यतः पीछे हटते हुए मानसून से चक्रवातीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी सबसे महत्वपूर्ण ऊंचा शिखर है, वही महेंद्रगिरी है। उसी के पास में आपका उदयगिरी है, उन पहाड़ियों के नाम है उड़ीसा में। अनाईमुड़ी व डोडा बेटा जैसे ऊंचे शिखर यहाँ पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे ये पश्चिमी घाट और पूर्वीय घाट कहाँ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्वीय घाट। पूर्वीय घाट देखिए, ये जो है ये हमारा क्या है, पूर्वीय तट है। तो उस पूर्वीय तट को समांतर ही इस उड़ीसा से देखिए ये है आपका पूर्वीय घाट। ये कटा हुआ है, देखिए बीच बीच में मैंने उसको काटा है। तो दूसरा जो है ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है, पश्चिमी तट को समांतर है वो तट, मतलब जो किनारा है हमारा वो बाउंड्री लास्ट, तो समुद्री तट, तो उसे हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट सलग है और ये सकरा है और ये थोड़ा चौड़ा है। कौन सा, पूर्वीय घाट चौड़ा है और ये सकरा है, लेकिन ये सलग है लगभग महाराष्ट्र से लेकर केरल तक, और ये उड़ीसा से लेकर, और इसी के इसको जोड़ने वाली ये जो पहाड़ियाँ है तमिलनाडु में, ये है आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी। यहाँ पर आपकी जो है हाउस का नाम जो है उदयगिरी पहाड़ी यहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर है, अरावली पहाड़ी यहाँ पर है, और ये शिवालिक पहाड़ी आपकी, ये चारों पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये दो घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। प्यारे बच्चों, इसमें मैंने आपको नदियों के नाम बताए थे। तो यहाँ से ये निकलती है कौन सी नदी, महानदी, जो चिल्का झील में आती है। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कौन सी नदी है, ये आपकी गोदावरी नदी है। उसी के नीचे से सातारा निकलती है, और ये है आपकी महाबलेश्वर से निकल के कृष्णा नदी। इसी कृष्णा नदी को कर्नाटक से एक तुंगभद्रा नदी जाकर मिलती है, और ये नीचे एकदम तमिलनाडु में आपकी कावेरी नदी। इस प्रकार की ये प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ से जो है आपकी ये नर्मदा नदी, और उसी के नीचे से थोड़े महाराष्ट्र में प्रवेश करके बाद में आपके भुसावल के पास से जाती है, ये है आपकी तापी नदी। इस प्रकार के ये प्रमुख नदियां हैं, और ये पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रेप या दक्कन मृदा, काली मृदा के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके आग्नेय शैल है। इस आग्नेय शैल का समय के साथ अपर्दन हुआ, और जिसके कारण इस काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ अधिक अपर्दित और खंडित है। प्यारे बच्चों, अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। वो काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसका अपर्दन होने के कारण वो बहुत ही, उसकी ऊंचाई अभी कम हुई है, और इसलिए उसको अपर्दित पहाड़ियाँ कहा जाता है, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। मतलब उनकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ वहाँ तक है। मेन ये राजस्थान में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वीय घाट। अभी तटीय मैदान, अभी हमने जो पश्चिम घाट और पूर्वीय घाट देखा, बस उसी के बीच का जो सकरा भूभाग है वो तटीय मैदान है। तटीय मैदान भी दो विशेषता है तटीय मैदान की।
तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये जो मैप पहला दिखाया है वहाँ उसको मैं समझा देता हूँ। ये जो पहाड़ियाँ दिख रही है ये है आपका पश्चिमी घाट, और ये इधर की पहाड़ियाँ पूर्वीय घाट, और ये जो है लास्ट जो है ये पूर्वीय तट और ये पश्चिमी तट। इनके बीच में ये जो नीला नीला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है तटीय मैदान। तो ये पूरब के तरफ है इसलिए इसको पूर्वीय तटीय मैदान कहते हैं, और ये पश्चिम में है इसीलिए पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसी को हम लोग अभी इस मैप में भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फिर से मैं निकालता हूँ। ये है पश्चिमी घाट, माफ कीजिए पूर्वीय घाट, और ये कौन सा घाट है, थोड़ा मेरा चौड़ा हो गया वो और पास में चाहिए वो, अभी ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये है पूर्वीय तट और ये पश्चिमी तट, ये है पूर्वीय घाट और ये पश्चिमी घाट। तो देखिए सिंपल व्याख्या, ये पूर्वीय घाट और ये पूर्वीय तट, इसके बीच में जो ये प्रदेश है ये सकरा भूभाग, ये है आपका पूर्वीय तटीय मैदान, और इधर पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के बीच में जो अभी हो गया। देखिए हरा भाग जो है पूर्वीय तटीय मैदान, ये है आपका पूर्वीय तटीय मैदान, और ये हरा हिस्सा है पश्चिमी तटीय मैदान। सिंपल व्याख्या, पूर्वीय घाट और पूर्वीय तट के बीच में जो सकरा भूभाग है उसे हम लोग पूर्वीय तटीय मैदान, और दूसरा जो है पश्चिम तटीय मैदान उसी प्रकार से। तो पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच फैले भूभाग को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं, पूर्वी घाट से पूर्वी तट के बीच फैले भूभाग को पूर्वीय तटीय मैदान कहते हैं। यह मैदान पूर्वीय तटीय मैदान की अपेक्षा सकरा है, मतलब ये नैरो है पश्चिम तटीय मैदान। ये मैदान चौड़ा है पूर्वीय तटीय मैदान। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ और दक्षिण को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वैसे आमतौर पर मैप में आपको कोंकण तट और मालाबार, लेकिन ये कन्नड़ यानी कि कर्नाटक का जो हिस्सा है उसको स्थानीय नाम से जाना जाता है। और महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण, कर्नाटक को कन्नड़, और जो केरल का किनारा है दैट इज द मालाबार तट। यह तट तुलना में चलता है। तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। तो सामान्यतः जो उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक जो किनारा है या तट है उसको हम लोग उत्तरी सरकार कहते हैं। वह उड़ीसा से यानी कि आंध्र प्रदेश से लेकर नीचे जो हम लोग तमिलनाडु के तक आते हैं तो उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्यतः जो है पश्चिम तटीय मैदान में नर्मदा, तापी, उल्लास, वैतरना और वशिष्ठी जैसी नदियां बहती है। उसमें प्रमुख दो ही नदियां हैं, ये नर्मदा और तापी। बाकी उल्लास, वैतरना और वशिष्ठी ये तो वर्षा के समय बहती है। लेकिन पूर्वीय तट में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये प्रमुख नदियां प्रवाहित होती है और ये अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और इसीलिए वो मैदान बहुत ही उपजाऊ माने जाते हैं। भारतीय मरुस्थल, पांचवी विशेषता, अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, जिसे भारतीय महामरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इंडियन ग्रेट डेजर्ट, थार मरुस्थल। यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मिलीमीटर नॉट सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। तो एकदम बहुत कम वर्षा होती है। यह शुष्क और जलवायु वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ वनस्पति बहुत कम है। काटेरी वनस्पति जो है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। कैक्टस जैसी, बबूल जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं बहती है। सरिताएं मतलब छोटी नदियों को सरिताएं कहते हैं।
और बाद में वो बालू में विलीन हो जाती है। इस क्षेत्र की लूनी ये सबसे बड़ी नदी है, लेकिन ये भी बारमाही नहीं बहती है। बरकन एक बालू का आकृति है। वहाँ पर जो मरुस्थलीय प्रदेश में हमें बहुत सारी ऐसी बालू की पहाड़ियाँ या उसको बालू का टिब्बा या बालू का टीला कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, उसे बरकन कहते हैं। ये विस्तार जहाँ देखोगे आप दूर दूर ये नज़र आते हैं। ऐसे जैसलमेर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा इस बालू के टिब्बे का देखने को मिलता है। बालू की टिब्बे की आकृति देखिए प्यारे बच्चों, ये है बालू के टिब्बे और नीचे जो है ये अर्धचंद्राकार जो है बालू का टिब्बा बिल्कुल आधे चांद जैसे दिखता है। कितना सुंदर दिख रहा है देखिए। तो इस प्रकार से ये क्या कहते हैं हम लोग, बालू का टिब्बा है या बारखन कहते हैं उसको। और अभी हम लोग देखेंगे ये अरावली पर्वत श्रेणी है और ये पूरा इसे गुजरात तक फैला हुआ है। और ये है आपका भारतीय महामरुस्थल या थार का मरुस्थल। ये पूरा थार का मरुस्थल है अरावली पर्वत के पश्चिम में। तो इस प्रकार से ये भारतीय महामरुस्थल ध्यान में रखना, ये मैप वर्क के लिए आता है। लास्ट है द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। भारत में मुख्य स्थल के अलावा 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप, जिसकी निर्मित जो हमारे अरब सागर में है, प्रवाल द्वीप के रूप में हुए। प्यारे बच्चों, प्रवाल एक समुद्री जीव है, छोटा सा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो एक विशिष्ट प्रकार का एक पदार्थ स्राव छोड़ता है, जो बहुत ही ठोस बनने के बाद में उसका रूपांतर शैल में हो जाता है। और ऐसे बने शैल को हम लोग प्रवाल कहते हैं। ये 2-3 प्रकार के होते हैं। एक रीप के जरिए होता है, इसको मतलब भित्तिकाएँ भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, प्रतिरोध के रूप में भी उसका, जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीप, ये इसी प्रकार से प्रवाल से बनी हुई है। पहले इन्हें लकादीव, मिनिकाय तथा इमिनदीव के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कवरत्ती द्वीप इसकी राजधानी है या प्रशासकीय शहर है। यहाँ पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहाँ पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 36 द्वीप इसमें पाए जाते हैं, जो कुछ बहुत छोटे बड़े होते हैं। दूसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल के खाड़ी से उत्तर से दक्षिण के तरफ फैला हुआ द्वीप की श्रृंखला को हम लोग अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। यह 8,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 572 द्वीप है, कुछ अभी पानी के नीचे भी चले गए हैं, जैसे उनका इंदिरा पॉइंट जो भारत का जो दक्षिणतम छोर था, मुख्य भूमि का नहीं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। लेकिन भारत का अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का दक्षिणतम छोर ये इंदिरा पॉइंट को कहा जाता था, लेकिन आप लोग जानते हैं सुनामी के समय वो पानी के अंदर चला गया। इसके द्वीप बिखरे हुए हैं, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, यह 2 प्रमुख द्वीप है। लगभग 300-350 द्वीप अभी ऊपर है, बाकी तो पानी के अंदर है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। मतलब यहाँ पर पहले ऊंचा पर्वत था जो पूरे अंदर चला गया और उसके शिखर ऊपर है, वही द्वीप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन सामरिक दृष्टि से, सैनिकी दृष्टि से ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडमान निकोबार से हम लोग हमारी समुद्र के जितने भी जो नेवी है या जो भी वहाँ पर आरमार हमारा जो भी सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पादप और जंतुओं की विविधता पाई जाती है। यहाँ की जलवायु विषुववृत्तीय है, क्योंकि वो विषुववृत्त के पास में लगभग 8 डिग्री से भी थोड़ा नीचे है ये, तो यहाँ की जलवायु विषुववृत्तीय है, इसलिए घने वन यहाँ पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जो द्वीप की हमने बात की थी, उन द्वीप को हम लोग देखते हैं। नंबर 1 ये है लक्षद्वीप समूह, और ये पश्चिम बंगाल के उपसागर में ये उत्तर से दक्षिण विस्तार से फैला हुआ
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये प्रमुख 2 द्वीप समूह हैं। प्यारे बच्चों, ये 2 द्वीप समूह इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब लास्ट हम लोग देखेंगे भू आकृतियों का महत्व। सभी भू आकृति विभाग एक दूसरे से पूरक है। भू आकृतियां प्राकृतिक संसाधनों में देश को समृद्ध बना, मतलब सभी भू आकृतियों से हमारे देश को कुछ ना कुछ संसाधन मिलते हैं, इसलिए वो भू आकृतियां हमारे देश के संसाधन को या समृद्ध बनाते हैं संसाधन के रूप में। उत्तरी पर्वत में जल और वनों के प्रमुख स्रोत है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय का अपना सामरिक महत्व है, उत्तर से वो हमारी रक्षा करता है, खासतौर पे उत्तर से आने वाले शीत ऋतुओं में ठंडे पवनों से रक्षा करता है। और सैनिकी दृष्टिकोण से भी, सामरिक दृष्टिकोण से भी आप लोग जानते हैं चाइना के साथ इसमें कितना महत्वपूर्ण रोल है हिमालय का। नहीं तो भारत को कितनी सारी मिलिट्री वहाँ रखनी होती थी, और इसीलिए वो एक प्राकृतिक रक्षक के रूप में हिमालय को माना जाता है। दूसरा, हिमालय पर कई सारे पर्वतीय पैराग्लाइडिंग जैसे आइस हॉकी जैसे खेल वहाँ खेले जाते हैं, और पर्यटन के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है। उत्तरी मैदान अनाज के भंडार है। आप लोग जानते हैं विशाल उत्तरी मैदान जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है, और ये प्राचीन मैदान होने के कारण यहाँ जनसंख्या भी अधिक होती है, और भारी मात्रा में यहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण कई सारे अनाजों का उत्पादन होता है। भारत में जो हरित क्रांति हुई है, इस हरित क्रांति में इसी मैदान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही इसमें प्राचीन सभ्यता का भी विकास हुआ है। ये महत्वपूर्ण योगदान है मैदानों का। पठारी प्रदेश तो इट इज़ द हार्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है और दक्कन का पठार में भी कई अधिक मात्रा में, विशेषतः छोटा नागपुर के पठार पर भारी मात्रा में खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जिसने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहाँ पर कोयला, उसके बाद में लोहेस, मैग्नीज, ऐसे चूना पत्थर, इतने कई सारे भंडार है जो हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में उभर कर सामने आई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य व्यवसाय होता है, पोत संबंधी जहाज़ों का निर्माण या वहाँ पर आना जाना व्यापार भी चलता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, तालाब, जम्मू कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो भी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की संस्कृतियाँ, ये सारे पर्यटन के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पर्यटन से देश को कई सारी इकोनॉमी मिलती है, या जिसे हम लोग कहते हैं विदेशी मुद्रा मिलती है, और इस प्रकार से देश के अर्थव्यवस्था में ये सारे जो भू आकृतियाँ हैं ये कहीं न कहीं अपना योगदान देते हैं, और इसीलिए ये एक दूसरे से पूरक है। लास्ट हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने जो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है सिंपल में मैं 2 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले हमने देखा ये हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमाद्री, ये है आपका हिमाचल, और बिल्कुल उसी को लग के ये है हमारी कौन सी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद में वो पर्वत जब नीचे मुड़ता है तो यहाँ पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मिज़ो पहाड़ी ये हमने देखा था। यहाँ पर हमने अरावली पर्वत श्रेणी देखी थी। यहाँ पर मैकेले, कुमाऊं, माफ कीजिए, ये आपका विंध्य, सातपुड़ा और महादेव पहाड़ियाँ। उसके बाद में हमने यहाँ देखा था पश्चिमी घाट, पूर्वीय घाट, इस प्रकार के ये भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद में हमने देखा था मैदान देखते हैं तो लगभग ये राजस्थान से लेकर ये पश्चिम बंगाल या आसाम का इलाका, तो इस प्रकार से ये हमारा है उत्तर के विशाल मैदान, ये उत्तर के विशाल मैदान। ये दूसरा भाग हमने देखा था। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा विभाग जो था तटीय मैदान। ये पूर्वीय तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान।
इसको हमने देखा था। उसके बाद में हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये बुंदेलखंड का बघेलखंड का पठार, ये मालवा का पठार और नीचे का ये दक्कन का पठार। उसके बाद में हमने देखा था ये अरावली पर्वत के पश्चिम में यहाँ पर ये भारतीय महामरुस्थल, ये भारतीय महामरुस्थल, ये भारतीय महामरुस्थल, ये विशेषता हमने देखी थी। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट हमने देखा था ये द्वीप समूह अंडमान लक्षद्वीप समूह अरब सागर में, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर ये हमारे 6 भौतिक विभाग यहाँ पर समाप्त होते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इस पर आधारित प्रश्न देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की निर्मिति कैसे हुई, उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर बताइए। तटीय मैदान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हमारे लिए द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है और भू आकृतियों का महत्व समझाइए। तो इन्हीं बिंदुओं के साथ इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अगले पीरियड में हम लोग मिलेंगे नए विषय के साथ और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।